सन 1977 या 1977 में टेम्पल यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई थी जिससे ये पता चला कि अगर इंसान को बार बार गलत इन्फॉर्मेशन बताई जाती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसे सच मानना शुरू हो जाता है। यानी इफ अ लाई इज टोल्ड इनफ टाइम इट बिकम्स द ट्रूथ। इस रुझान को द इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। आज हम ऐसे ही एक इल्यूजरी ट्रूथ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक बहुत लंबे अरसे से बार बार लोगों के सामने पेश किया जा रहा है और बहुत से लोग इसको सच मानना शुरू हो गए। असल कहानी शुरू होती है आज से 3500 साल पहले, लेकिन वक्त के साथ साथ सच में झूठ शामिल होता गया। ये मशहूर कहानी क्या थी और इसमें क्या चेंजेस आई, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी में शामिल झूठ को लॉजिक और एविडेंस के साथ मैं आपके सामने एक्सपोज करूंगा। ये कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसका जिक्र तौरात में फ़ैरो या फ़िरौन के नाम से है। वैसे तो ये आपको मालूम है कि फ़िरौन किसी शख्स का नाम नहीं बल्कि एक टाइटल है। एंशंट इजिप्ट में बादशाहों को फ़िरौन कहते थे। ओल्ड टेस्टामेंट में भी एक ऐसे बादशाह का जिक्र है जिसे फ़िरौन का नाम दिया गया और उसकी फौज हज़रत मूसा का पीछा करते हुए बहरा अहमर यानी रेड सी में डूब के मर गई। कुरान में भी सूरह यूनुस में यह वाकया इसी तरह लिखा हुआ है, जिसके बाद कहा गया कि खुदा ने फ़िरौन का जिस्म महफूज कर दिया ताकि वो आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बने। मॉडर्न एरा में इस कहानी में कुछ ऐसे एडिशंस हो गए जिनका कोई सबूत नहीं मिलता। मजहबी स्कॉलर्स ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए कि डूबने के कुछ देर बाद इस समंदर ने फ़िरौन की लाश को बाहर फेंक दिया था। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी हुई डेड बॉडी पहचान ली, फिर उस लाश को महल में पहुंचाया और इस वक्त की ट्रेडिशंस के मुताबिक इसको हनूत यानी ममीफाई कर दिया गया। 1881 में मिस्र में कुछ कॉफिन्स दरियाफ्त हुए जिनमें से एक कॉफिन पर रैमसिस द सेकंड लिखा हुआ था। रैमसिस द सेकंड मिस्र का एक अजीम बादशाह हुआ करता था और इजिप्शियन आर्कियोलॉजी हमें इसके दौर की बहुत सारी डिटेल्स बताती है। रैमसिस और बाकी दरियाफ्त होने वाली ममीज को म्यूजियम्स में रख दिया गया है आज। इसके तकरीबन 100 साल बाद फंगस की वजह से रैमसिस द सेकंड की ममी खराब होने शुरू हो गई। खराब हालत की वजह से रैमसिस को सितंबर 1976 में फ्रांस ले जाना पड़ा और वहां पे इस ममी का इस्तकबाल बिल्कुल एक बादशाह की तरह किया गया। इसके बाद इस पर फोरेंसिक टेस्टिंग की गई। इस साल यानी 1976 में ही डॉक्टर मॉरिस बुकाय ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था द बाइबल द कुरान एंड साइंस, जिसमें यह ख्याल जाहिर किया गया था कि रैमसिस द सेकंड ही वो फ़िरौन है जिसका जिक्र तौरात में मौजूद है या कुरान में मौजूद है। मगर ये बात टोटली बेसलेस है क्योंकि वहां पे किसी फ़िरौन का नाम नहीं लिखा और किसी भी तरीके से ये बताना मुमकिन नहीं है कि उस वक्त का फ़िरौन कौन था जब मूसा मिस्र में थे, या फिर मूसा कभी मिस्र में थे भी या नहीं। ये भी मैं कई बार अपने चैनल पर डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने एक्सोडस पे एक एपिसोड की थी जिसे आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, उसे आप खुद देख सकते हैं कि क्या बनी इसराइल कभी मिस्र में थे या नहीं थे। यहां मैं आपको यह बता दूं कि डॉक्टर मॉरिस बुकाय असल में थे कौन। ये कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे बल्कि ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी मैदे के अमराज के डॉक्टर जो सऊदी किंग शाह फैसल के पेरोल पे थे और बहुत ही हैवी सैलरी ड्रॉ करते थे। शाह फैसल के अलावा मिस्र के सदर अनवर सादात भी इनके मरीजों में शामिल थे। डॉक्टर मॉरिस बुकाय ने यह किताब शाह फैसल के इंसिस्ट करने पर लिखी थी ताकि इस्लाम और साइंस के डिफरेंस को कम किया जा सके। ये किताब छपने के बाद एकेडमिक और साइंटिफिक सर्कल्स में तो कोई जगह बना ही नहीं सकी, लेकिन इस्लामिक अपॉलजिस्ट के लिए ये आंख का तारा बन गई क्योंकि ये किताब प्रो इस्लामिक थी और इसमें बहुत से कुरानिक मिरेकल्स को साबित करने की कोशिश की गई। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक, फरहत हाशमी, डॉक्टर इसरार, इवन के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, शेख अबू जैद, हाफिज जावेद अहमद रब्बानी और दीगर बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स आज तक बड़ी खुशी खुशी अपने लेक्चर्स में इस किताब और मॉरिस बुकाय का जिक्र करते हैं। इनमें से कुछ स्कॉलर्स की ऐसी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद इन इस्लामिक स्कॉलर्स की वीडियोस को आप देख सकते हैं ताकि आपको खुद सच और झूठ का फैसला करने में आसानी हो। मॉरिस बुकाय का यह क्लेम कि रैमसीस द सेकंड ही वो फ़िरौन है जिसका जिक्र पहले तौरात और फिर कुरान में हुआ है, किताब पब्लिश होने के बाद ही रिजेक्ट कर दिया गया था
क्योंकि जदीद आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से यह साबित हो चुका है मूसा के नाम से पाया जाने वाला मिथोलॉजिकल कैरेक्टर कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके बावजूद डॉक्टर मॉरिस बुकाये ने मुस्लिम गैदरिंग्स में इस पर लेक्चर देके बहुत पैसे कमाए, यहां तक कि फरवरी 1998 में इनकी डेथ हो गई। डॉक्टर मॉरिस की मौत के कुछ अरसे बाद मुस्लिम दुनिया के कुछ अखबारात में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने लग गए जिसमें ये झूठ क्लेम तो था ही, साथ कुछ ऐसी बातें भी ऐड होना शुरू हो गई जो कभी डॉक्टर मॉरिस ने भी नहीं की थी। मिसाल के तौर पे एक झूठ ये बोला जाने लगा कि फ्रांस में डॉक्टर मॉरिस ने फिरौन की मम्मी पे फोरेंसिक टेस्ट परफॉर्म किए थे जो कि डॉक्टर मॉरिस ने कभी नहीं परफॉर्म किए थे। हालांकि असल में मम्मी को मिस्र से फ्रांस भेजने की तजवीज़ डॉक्टर मॉरिस की थी, लेकिन फ्रांस में तमाम काम पियर फर्नांड नाम के फोरेंसिक एक्सपर्ट का था जिन्होंने 1987 में इस पर अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था। और एक झूठ जो ज्यादा मशहूर किया जा रहा था वो ये था कि माइक्रोस्कोप टेस्ट से ये पता चला था कि फिरौन की मम्मी पे नमकियात यानी सॉल्ट्स की एक लेयर पाई गई है जो कि बाकी दरियाफ्त होने वाली किसी और मम्मी में नहीं पाई गई। बल्कि कुछ ने तो ये लिखना शुरू कर दिया कि फिरौन पर सी सॉल्ट्स की लेयर थी, जिससे यह साबित होता है कि फिरौन की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। यह एक बहुत ही चाइल्डिश किस्म का झूठ है। मैंने अपनी एक और वीडियो में ममीफाई करने का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो को भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मिस्र में किसी भी लाश को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट्स इस्तेमाल किए जाते थे, इसलिए हर ममी पर सॉल्ट्स की लेयर क्या उस ममी के फ्लैश के अंदर तक सॉल्ट की सराहियत होती थी। अलबत्ता रैमजीज द सेकंड से रिलेटेड किसी भी रिसर्च पेपर में सी सॉल्ट्स का कोई जिक्र नहीं किया गया। फिर यह बात रैमजीज की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी, यह भी बिल्कुल फजूल बात है। रिसर्च पेपर्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि रैमजीज की मौत 90 साल की उम्र में हुई और इस वक्त इसे आर्थराइटिस की एक खास किस्म जिसे डिश कहा जाता है वो लाहक थी। इस बीमारी की वजह से वो अपनी उम्र के आखिरी सालों में कमर दर्द, जिस्म के अकड़ जाने, रीढ़ की हड्डी के या स्पाइन के मसलों के साथ साथ जिस्मानी मजूरी का भी शिकार था। बीमारी की इस स्टेज पर 90 साल मरीज का किसी जंग में पार्टिसिपेट करना तो दूर की बात, घर में चलना फिरना भी पॉसिबल नहीं रहता। बंदा ऑलमोस्ट बेड रिडन हो जाता है, तो वो अपने महल से सैकड़ों किलोमीटर दूर समंदर में डूब कैसे सकता था। एक बहुत इंटरेस्टिंग झूठ जो मशहूर किया जाने लगा वो फ्रांस में 1976 में होने वाली रिसर्च के बाद डॉक्टर मॉरिस को पता चला कि फिरौन की मौत और इसकी लाश को इबरत के लिए महफूज किए जाने का जिक्र कुरान में है। तो फिर क्यूरियोसिटी की वजह से डॉक्टर मॉरिस मिस्र या सऊदी अरब चला गया, जहां एक मिस्री साइंसदान ने इसे कुरान पढ़ के सुनाया, जिसे सुनकर वो इस्लाम के सच्चे होने पर यकीन ले आया। जबकि फैक्ट यह कि डॉक्टर मॉरिस 1974 से लेकर 1982 तक सऊदी किंग के पर्सनल फिजिशियन के तौर पे सऊदी अरब में काम कर रहे थे और इस्लाम पर स्टडी पहले ही इतनी थी कि 1976 में वो अपनी किताब पब्लिश करवा चुका था। लेकिन सबसे चीप झूठ जो मुसलमान स्कॉलर्स अपनी वीडियोज में सरेआम बोलते हैं, जिनमें डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर इसरार सरे फहरिस्त हैं, वो ये है कि जब डॉक्टर मॉरिस को यह पता चला कि फिरौन के पानी में डूबकर मरने और इसकी लाश को प्रिजर्व होने की डिटेल्स कुरान पाक में मौजूद हैं, तो उसने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। जबकि हकीकत यह कि डॉक्टर मॉरिस मरते दम तक ही क्रिश्चियन रहा। मरने से पहले कुछ साल तक कैंसर में मुब्तला रहने के बाद 1998 में जब डॉक्टर मॉरिस बुकाये की डेथ हुई तो इनको क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक फ्यूनरल सर्विसेज अदा करने के बाद लॉन्ड फ्रांस में दफना दिया गया। इनकी कब्र देखने के लिए आपको फ्रांस जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप इस कब्र की पिक्चर्स सिमेट्री ऑनलाइन वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जहां कब्र पर लिखा हुआ गोल्डन कलर का नाम मॉरिस बुकाये और कब्र पर क्रॉस बनाया गया है। इस झूठ को एक्सपोज करने के लिए सिर्फ यही काफी है। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिसे आप खुद चेक कर सकते हैं और डॉक्टर मॉरिस बुकाये की कब्र की तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप इस्लामिक स्कॉलर्स की फिरौन की लाश वाले मौजज़े की मुकम्मल हकीकत जान चुके होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आप पेट्रियन पर भी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे इस चैनल की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब ने पाकिस्तान गवर्नमेंट की कंप्लेन के ऊपर पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी हैं। उन सब ब्लॉक वीडियोस की प्ले लिस्ट मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में डाल दी। उन वीडियोज को पाकिस्तान से देखने के लिए आपको VPN लगाना पड़ेगा। अस्मा बिनते मरवान के कत्ल के
بارے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں، وحی کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں کلک کریں، پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں، اور بلاکڈ ویڈیوز کی پلے لسٹ دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔